इजराइल का आयरन डोम हो या ईरान का न्यूक्लियर प्लान, रशिया यूक्रेन का वॉर हो या यूएस चाइना का कोल्ड ट्रेड वॉर, ये जियोपॉलिटिकल रिलेशन सिर्फ न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनके ही नहीं, मार्केट में रेड लाइन बनके हमारे पोर्टफोलियो के अर्निंग्स भी खा जाती है। स्टॉक मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट, जियोपॉलिटिक्स इन सारे मार्केट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। Let's see as an investor how can it impact you and how can you position yourself in this volatile market. जब कोई वॉर की न्यूज़ आती है, it comes along with a lot of uncertainty. स्टॉक मार्केट्स में लोग ओपन पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, मार्केट से प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट बिकम्स बेरिश। स्पेशली टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स, एयरलाइंस एंड पेंट्स के स्टॉक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। Investors start putting their money into what they perceive as the most safe havens. Simple words में, safe haven is like a secured shelter जब सिचुएशन थोड़ी रिस्की या अनसर्टेन हो जाती है। फाइनेंस वर्ल्ड में ये वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं, इवन इफ ओवरऑल मार्केट कंडीशंस थोड़े अनसर्टेन हो जाए। एंड ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के टाइम 3 चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है: यूएस डॉलर, क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। लेट्स ब्रेक डाउन द इम्पैक्ट ऑन देम वन बाय वन। फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, जैसे ही कोई वॉर रिलेटेड न्यूज आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स एंड एक्टिव इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल यूएस डॉलर या स्विस फ्रैंक या जापानीज येन जैसी करेंसीज में लगा देते हैं। दे आर ऑफन कंसिडर्ड सेफ हेवन करेंसीज क्योंकि एक तो इट इज हाईली लिक्विड एंड सेकेंडली इन कंट्रीज की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिनेरियो भी काफी स्टेबल है। जैसे ही इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज मार्केट में आई, डॉलर इंडेक्स में डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। डॉलर इंडेक्स बेसिकली यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ कंपेयर करता है अगेंस्ट अदर फॉरेन करेंसीज। ये लास्ट एक महीने में 2% से बढ़ गया था एंड इस वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट में करेक्शंस ऑब्जर्व किए गए थे। सब्सिक्वेंटली जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, खास करके वॉर्स, ऑफन ट्रिगर अ पैटर्न डबल प्ले। गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं एज अ सेफ हेवन एंड ऑयल प्राइसेस चढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस। और यही चीज़ हमने रिसेंटली ऑब्जर्व की। क्रूड ऑयल प्राइसेस $88 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे। देन जैसे ही न्यूज़ आती है अबाउट इजराइल बॉम्बिंग ईरान्स एम्बेसी, विद इन जस्ट 10 डेज ऑयल प्राइसेस 4% से बढ़ जाती है और $91 तक पहुंच जाती है, रीचिंग द $90 मार्क। ऐसे सडन प्राइस राइसेस इंडिया जैसे कंट्रीज को बहुत अफेक्ट कर सकती है, जो ऑलमोस्ट 85% ऑफ क्रूड ऑयल दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। डॉलर भी महंगा एंड ऑयल भी, जो इवेंचुअली इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल देता है, जो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है गवर्नमेंट रिजर्व्स को। बट वेट, देयर इज सम गुड न्यूज़। Investors have gauged the sentiment of conflict not extending further, and prices have now cooled off around $86 currently. Alright, now let's talk about what we all are most interested in, the winners and losers of this recent oil price rally. Domestic oil producing companies like ONGC were on fire. ONGC के shares 9% से चढ़ गए थे, बट जो कंपनीज ऑयल इंपोर्ट करके उनको मार्केट करती है, उनके लिए ये बुरी खबर है। सो स्टॉक्स लाइक इंडियन ऑयल एंड BPCL, थिंग्स कुड गेट अ लिटिल बम्पी फॉर देम ड्यू टू श्रिंकिंग मार्जिन्स। लास्टली, गोल्ड, द फेवरेट वैल्यू स्टोरिंग कमोडिटी, अनदर सेफ हेवन, विटनेस्ड अ ट्रेमेंडस सर्ज। इन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड एंड गोल्ड रिजर्व्स में अपने होल्डिंग्स बढ़ा लिए हैं। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस फरवरी से 20% ऊपर रैली कर गए हैं। इसी रैली में कुछ स्मार्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने भी गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया एंड नाउ आर कंफर्टेबली सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स। ये सारे डायनामिक्स एक ही तरफ इशारा करते हैं। नो मैटर दुनिया का कौन सा हिस्सा हो,
अगर जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ता है। कहते हैं, while history may not exactly repeat, it certainly rhymes. So let's see if we can see a pattern historically. जैसा हमने डिस्कस किया, conflicts and wars usually trigger a rush for safe havens. But यहाँ एक सरप्राइज है। Equity markets have shown unexpected resilience. एक बार हिस्टोरिकल डेटा चेक कर लेते हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, निफ्टी 4.8% से ड्रॉप हुआ था। इन्वेस्टर्स को लगा कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं। एंड धीरे धीरे इन्वेस्टर्स ने अपने कैपिटल को स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया था। इस ड्रॉप से निफ्टी को रिकवर होने में 2 हफ्ते लग गए थे। यूएसए के 9/11 अटैक्स के तुरंत बाद निफ्टी ड्रॉप्ड बाय 1% इमीडिएटली एंड 4 दिन में 17% डाउन था। पूरे 45 डेज लग गए थे निफ्टी को अपने प्री 9/11 लेवल्स पे आने में। मुंबई के 26 नवंबर टेररिस्ट अटैक्स के बाद इंडियन होटल्स, द पेरेंट कंपनी ऑफ ताज होटल्स का स्टॉक 20% से डाउन हो गया था। एंड नाउ हियर्स अ ट्विस्ट, the Mumbai attacks had surprisingly little impact on the overall market. In fact, market उस दिन 1% से ऊपर था। Markets can be highly unpredictable, right? Now, here's something more fascinating. World War II के समय भी from 1939 to 1945, Dow Jones 50% से ग्रो किया था, showing that markets can be resilient even in times of global conflict. With India in focus, कारगिल इन्वेशन की खबर आने से ही सेंसेक्स डिप्ड बाय 0.8%। बट गेस व्हाट, कारगिल वॉर खत्म होते होते इंडियन स्टॉक मार्केट एक्चुअली 35% से ऊपर था। एज इफ इंडियन आर्मी के साथ साथ मार्केट ने भी अपनी जीत पक्की कर रखी थी। इट सीम्स लाइक जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, द मार्केट डज टेक अ सडन डिप ड्यू टू वॉलेटिलिटी, बट the market has just shrugged it off in the long term, it seems. यही तो खास बात है स्टॉक मार्केट की, कभी ऊपर कभी नीचे बट ऑलवेज आगे बढ़ती रहती है। As they say, market is always forward looking. तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, then don't forget to tune in for more such content and don't forget to subscribe to Stock Grow. Until next time, sayonara.